वेलकम गाइस, आज का टारगेट 1 मिलियन लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। तेरे इश्क पर जान कुर्बान भाग 8। करण को इस तरह अपनी कुर्सी पर देखकर रहेजा को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में करण की कॉलर पकड़कर पूछा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी कुर्सी पर बैठने की, और तुम बिना अपॉइंटमेंट के अंदर आए कैसे? करण ने उसके दोनों हाथ पकड़े और उसे घूरता हुआ बोला, अभी तो सिर्फ तुम्हारी कुर्सी पर बैठा हूँ, कल तुम्हारे घर तक पहुँच जाऊंगा। रहेजा उसे गुस्से में घूरने लगा। करण ने गुस्से में रहेजा का हाथ पकड़कर अपनी कॉलर से हटाया और उसे दूर धकेल दिया। ये सुनकर रहेजा की आंखों में जैसे खून उतर आया हो। उसने गुस्से में कहा, ओ तो ये सब तुम्हारा क्या धरा है? करण तीखी सी मुस्कुराहट के साथ उठकर खड़ा हुआ और अपनी शर्ट की कॉलर ठीक करते हुए बोला, सही पहचाना तुमने, पर अभी तो मैंने तुम्हें पिक्चर का सिर्फ टाइटल दिखाया है, पर अब अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो पूरी फिल्म दिखाने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, और जो कुछ अभी अभी तुम्हारे साथ हुआ उसके बाद तो तुम ये अच्छे से समझ चुके होंगे कि करण खुराना एक बहुत बड़ा तूफान है, और जो भी उसके रास्ते में आने की कोशिश करता है वो खुद को ही बर्बाद कर लेता है। जिस जमीन को लीज पर लेकर तुमने अपना होटल मुझसे खड़ा करवाया था, उसका सौदा मैंने कर लिया है। कल सुबह होते ही तुम्हारा होटल और तुम्हारी बिल्डिंग दोनों मिट्टी में मिली हुई नजर आएगी। वैसे सुना है तुम्हारे पास ब्लैक की बहुत कमाई है। ये सुनते ही रहेजा के होश ही उड़ गए। करण ने उसके पास आकर धीरे से कहा, मानपुर में तुम्हारे ससुर के नाम पर 3 फार्म हाउस, साकेत में तुम्हारी साली के नाम पर 2 आलीशान बंगले, सुपर कॉरिडोर में तुम्हारी बहन के नाम पर बड़ी सी मल्टी, और भी न जाने क्या क्या। रहेजा मुझसे में करण को घूरने लगा। करण ने उसके और करीब आकर कहा, मेरे पास तुम्हारी काली कमाई का पूरा काला चिट्ठा है। अगर तुमने मेरे रुपए नहीं लौटाए तो सूरज उगने से पहले तुम्हारी काली कमाई का सारा हिसाब किताब इनकम टैक्स अधिकारियों के पास पहुंच जाएगा, और कल सुबह होते होते तुम्हारे ऑफिस और तुम्हारे बंगले दोनों पर ताले लग जाएंगे। मेरे 30 लाख रुपए की कीमत तुम्हें अपना सब कुछ खोकर चुकानी पड़ेगी। मैं तुम्हें 1 घंटा और देता हूँ, सोचकर बता देना। इतना कहकर करण ने फिर से अपने ग्लासेस लगाए और जाने लगा। रुपये नहीं है इस वक्त मेरे पास, रहेजा ने करण की ओर देखकर कहा। करण के कदम रुक गए और उसने पलटकर रहेजा की ओर देखा। रहेजा ने उसके पास आकर अकड़कर कहा, काली कलाई है इसलिए केस और बैंक में रुपये नहीं रखता, मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता हूँ। 24 घंटों का वक्त दो मुझे, कल शाम तक तुम्हारे 30 लाख तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। ये सुनकर करण ने तीखी सी मुस्कुराहट के साथ रहेजा की ओर देखा। आदि। करण ने आदि को आवाज लगाई। केबिन के बाहर खड़ा आदि करण की आवाज सुनकर तुरंत अंदर आया और करण को पेपर्स देकर बोला, ये लीजिए सर। करण ने आदि के हाथ से फाइल ली और रहेजा के सामने टेबल पर फेंककर कहा, ये सुपर कॉरिडोर में बनी तुम्हारी मल्टी के 2 फ्लैट के पेपर्स है, इन पर साइन करो, क्योंकि तुम्हारे पास ब्लैक की कमाई है और करण खुराना ब्लैक की कमाई को हाथ भी नहीं लगाता। और रही बात तुम्हें 24 घंटों का वक्त देने की, तो तुम्हारे इतने अच्छे कर्म नहीं है पर भरोसा किया जा सके, इसलिए इन पेपर्स पर साइन करो। तुम्हारे साइन करते ही मैं उस होटल वाली जमीन की डील कैंसिल कर दूंगा, और हाँ, कल आपकी बिल्डिंग भी नहीं गिरेगी। ये सुनते ही मिस्टर रहेजा ने तुरंत टेबल पर रखी फाइल खोली और पेपर्स पर साइन करके फाइल करण को दे दी। करण ने फाइल लेकर कहा, थैंक यू मिस्टर रहेजा, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। आई होप कि आगे भी हमारी ये खूबसूरत मुलाकातें होती रहेगी। हैव अ नाइस डे मिस्टर रहेजा, चलता हूँ। इतना कहकर करण वहां से चला गया। आदि ने मुस्कुराते हुए रहेजा से कहा, करण खुराना आग है, इसलिए आयदा उस आग से खेलने की कोशिश भी मत करना, और दोबारा मेरे बॉस से उलझने का सोचना भी गत, वरना आपका अंजाम क्या होगा ये तो आप अच्छे से समझ ही चुके ही होंगे मिस्टर रहेजा। आदि इतना कहकर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। उसके जाते ही रहेजा ने गुस्से में टेबल पर रखा सारा सामान हाथ मारकर गिरा दिया और गुस्से में कहा, करण खुराना, छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इधर खुराना मैंशन में करण और रोहित की फैमिली डिनर कर रही थी। ममता ने खाना खाते हुए सुधा से पूछा, वैसे मान जी, करण और रिद्धिमा की शादी होने जा रही है और हमारी
फैमिली भी एक नए बंधन में जुड़ने जा रही है, इसलिए कम से कम आज तो करण को डिनर के लिए आना चाहिए था। ये सुनकर खाना खा रही सुधा के हाथ रुक गए और वो परेशान हो गई। शालिनी ने उन्हें परेशान देखा तो तुरंत ममता से बोली, ममता, करण को तो तुम बचपन से जानती है, वो ऐसा ही है, पर शादी के बाद हर इंसान बदलता है और रिद्धिमा एक बार इस घर में दुल्हन बनकर आ गई तो करण भी जरूर बदल जाएगा। ममता ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं भी यही चाहती हूँ शालिनी कि करण खुद को मेरी बेटी के लिए बदल ले, वरना पता नहीं इन दोनों की कैसे निभेगी। बलदेव ने रोटी उठाकर अपनी प्लेट में रखते हुए कहा, आप दोनों बेवजह इतना परेशान हो रही है। शादी के बाद करण खुद ब खुद समझ जाएगा कि बिजनेस के अलावा उसे अब रिद्धिमा को भी वक्त देना होगा। वैसे शादी से याद आया कि क्यों न हम इन दोनों की डेस्टिनेशन वेडिंग करें। ब्रिलियंट आइडिया, रोहित ने तुरंत कहा। सब मुस्कुराने लगे। रोहित ने फिर से कहा, मैं भी यही सोच रहा था कि मेरी बहन की शादी तो शाही तरीके से होनी चाहिए। दादी माँ, हम न उदयपुर में इन दोनों की शादी करते हैं। एक पूरा पैलेस बुक करेंगे और बहुत धूमधाम से राजसी शान के साथ ये शादी करेंगे। बलदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है रोहित, तुम आज ही कोई अच्छा सा वेडिंग प्लानर हायर करो। इस शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। यू डोंट वरी अंकल, मेरा एक दोस्त मुंबई में रहता है और उसका बिजनेस ही इवेंट मैनेजमेंट का है। उससे बेहतर डेस्टिनेशन वेडिंग कोई प्लान नहीं करता। मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। इतना कहकर रोहित ने अपने दोस्त को फोन किया और खाने पर से उठकर चला गया। गायत्री ने रोहित को खाना छोड़कर जाते देखा तो तुरंत कहा, रोहित, पहले अपना खाना तो खत्म कर बेटा। मेरा खाना हो गया दादी माँ, आप लोग खाए। इतना कहकर रोहित फोन पर बात करते हुए बाहर चला गया। उसके जाते ही सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा, घर पर बच्चे होते हैं तो घर की रौनक ही अलग होती है। आरव और अन्वेषा भी जल्दी आ जाए तो ये घर भी उनकी हंसी की आवाज़ों से गूंजने, क्योंकि तो घर पर होकर भी कभी घर पर नहीं होते। बलदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आप करण को लेकर इतना क्यों सोचती है? आप देखिएगा रिद्धिमा के आते ही करण भी बाकी बच्चों की तरह मुस्कुराने लगेगा। ये सुनकर सुधा हल्के से मुस्कुरा दी और उसने मन ही मन खुद से कहा, पता नहीं बेटा, रिद्धिमा के आने के बाद हमारे करण मुस्कुराएंगे या उनकी बची हुई मुस्कान भी छीन जाएगी। कहीं हम करण और रिद्धिमा की शादी करवा कर कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? क्या सोच रही है माँ? बलदेव ने पूछा। सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, हम ये सोच रहे थे कि डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए एक बार आप करण से बात कर लेते तो अच्छा होता। ठीक है माँ, उसके आते ही बात कर लूँगा। आप खाना तो खाए। बलदेव के इतना कहते ही सुधा खाना खाने लगी। इधर मधु अपने कमरे की खिड़की के पास परेशान खड़ी आरती की कही बातों के बारे में सोच रही थी। उसके कानों में आरती के कहे शब्द गूंज रहे थे। उसने खुद को संभालने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। तभी वहां मोहन ने आकर कहा, मधु, खाना नहीं खाना क्या तुझे? चला खाना खाते हैं। मधु ने अपने पापा की आवाज़ सुनते ही अपनी आंखें खोली और पलटकर उनकी ओर देखा। वो मुस्कुराते हुए उनके पास आकर बोली, पापा, मीरा और मैंने रास्ते में गोलगप्पे खा लिए थे, इसलिए फिलहाल मुझे ज़रा भी भूख नहीं है, इसलिए आप और माँ खाना खा लीजिए। जब मुझे भूख लगेगी तो मैं खाना अपने आप खा लूँगी। ठीक है बेटा, पर खा जरूर लेना, मोहन ने कहा। मधु ने सिर हिलाया और आकर उनके पैरों के पास बैठी। उसने मोहन से कहा, पापा, मुझे आपसे कुछ कहना है। मोहन ने मधु के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, हाँ बेटा बोल। मधु ने झेपते हुए कहा, पापा, मैं ये कह रही थी कि मेरा शिमला जाना इतना जरूरी नहीं है, इसलिए मैं मीरा से कह देती हूँ कि वो विनय और सुप्रिया चले जाए और फिर दादी माँ की फैमिली भी आ गई है। अगर उनके आते ही मैं शिमला चली गई तो उन्हें तो यही लगेगा कि उन लोगों की गैरमौजूदगी में मैं इसी तरह बार बार अपनी जॉब से छुट्टी लेती हूँ और दादी माँ का ठीक से ख्याल भी नहीं रखती हूँ, और फिर यहाँ पर भी माँ अकेली हो जाएगी। उन्हें अकेले ही आपको और घर को संभालना पड़ेगा, इसलिए मैं शिमला नहीं जाना चाहती। मोहन ने मुस्कुराते हुए मधु के गाल को छूकर कहा, नहीं बेटा, तुझे जाना चाहिए।
तेरी दादी माँ ने तो तुझे खुद इजाज़त दी है जाने की और तुझे यहाँ की फिक्र करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आज ही तो मेरा चेकअप हुआ है और अब तो मैं ठीक भी हूँ, इसलिए तू इतना मत सोच और खुशी खुशी शिमला जा और अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर। और हाँ, मेरी बेटियों का प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट होना चाहिए। सबसे अच्छे नंबर तुझे और मीरा को ही मिलने चाहिए। ये सुनकर मधु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मोहन ने फिर से कहा, मधु, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी इस शहर में अपनी एक पहचान बनाए, इसलिए तेरा अपनी पढ़ाई पूरी करना बहुत जरूरी है। बेटा, प्लीज अपने पापा की खातिर चली जा प्लीज। मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है पापा, मैं कल शिमला जरूर जाऊंगी और अपना प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छे से बनाऊंगी। प्रोमिस। ये सुनकर मोहन मुस्कुरा दिए और बोले, अब जाकर एक बार अच्छे से देख ले, कहीं तेरा कोई सामान रह तो नहीं गया। देख लूंगी, पर पहले आप चलकर खाना खाए और दवाई भी। इतना कहकर मधु अपने पापा को रूम से बाहर टेबल के पास लेकर आई, जहां आरती खाना लगा रही थी। आरती को देखकर मधु चुपचाप वहां से चली गई। इधर करण अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था और आदि उसके पास वाली सीट पर बैठा रहेजा की साइन की हुई फाइल देख रहा था। उसने फाइल देखते हुए करण से पूछा, सर, ये रहेजा भले ही आज हमारे सामने झुक गया हो, पर ये चुप रहने वालों में से बिल्कुल नहीं है। ये उन लोगों में से है जो सीने पर नहीं, पीठ पर वार करते हैं। हमें उससे कपफुल रहना चाहिए। करण ने गाड़ी को राइट साइड घुमाते हुए कहा, आदि, ये पेपर्स कल सुबह जाकर पंकज को दे देना और उससे कहना कि कल ही वो अपने पूरे परिवार के साथ अपने घर में गृह प्रवेश करें। जी सर, आदि ने तुरंत जवाब दिया। करण फिर से सामने देखकर गाड़ी चलाने लगा। आदि ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे सर, आज का दिन हमारे लिए बेस्ट था। मिस्टर मेहरा वाला प्रोजेक्ट भी साइन हो गया, बसर से जमीन भी मिल गई और रहेजा से हमारे पैसे भी निकल गए। लगता है आज आप अपने लक्की चाम को साथ लेकर घर से निकले थे। आदि की बात सुनते ही करण ने उसकी ओर देखकर कहा, इन सब बकवासों पर ध्यान देने से ज्यादा मैं कुछ करने में विश्वास रखता है और लक्की चाम जैसी कोई चीज इस दुनिया में नहीं होती है। तभी अचानक करण की नज़र सड़क पर खड़े कुछ लोगों पर पड़ी जो हाथों में लाठियों लिए खड़े थे। आदि ने उन्हें देखते ही कहा, सर, प्लीज गाड़ी मत रोकिएगा, प्लीज सर। आदि ने इतना कहा ही था कि करण ने अपनी गाड़ी रोक दी और सीट बेल्ट खोलकर गाड़ी से बाहर आया। आदि भी उसे बाहर आता देख तुरंत गाड़ी से उतरा। करण गाड़ी से बाहर आकर अपनी गाड़ी से पीठ हवाले कर दिया। आदि भागते हुए आया और करण के पास आकर घबराते हुए बोला, सर आप ठीक हो? वो गोली आपके सीने पर लगी थी। इतना कहकर उसने अपनी जेब से अपना रुमाल निकाला और करण की बाह पर बांधने लगा। करण कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। उसने अपनी शर्ट की जेब में देखा। जेब से एक 5 का सिक्का निकला जिस पर माँ दुर्गा का चित्र बना हुआ था, जो गोली लगने से चपटा हो चुका था। सिक्के के साथ करण के हाथ में रुद्राक्ष भी आ गया। करण उस रुद्राक्ष को हैरानी से देखने लगा। इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है बाबा महाकाल ने आपको बचा लिया, वरना ये गोली आपके हाथ को छूती हुए बाहर निकलती। ये सुनकर आदि ने करण के हाथ से सिक्का लिया और उसे देखते हुए बोला, माँ दुर्गा तो माता पार्वती का ही रूप है और रुद्राक्ष में भी भोलेनाथ ही बसते हैं। आज शिव पार्वती की जोड़ी ने आपको बचा लिया। आपको अपना स्टेटमेंट लिखवाने के लिए हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। इंस्पेक्टर ने कहा। आदि ने अपना सिर हिला दिया और गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। उसने गाड़ी की ओर बढ़ते हुए बलदेव को फोन किया। करण अभी भी वही खड़ा रुद्राक्ष की देख रहा था। उसने मन ही मन खुद से पूछा, ये रुद्राक्ष मेरी जेब में आया कहाँ से? मेरा तो नहीं है। करण उसे देखकर सोच में पड़ गया। उसे मधु से हुई उसकी मुलाकात याद आई। उसने रुद्राक्ष की ओर देखकर कहा, कहीं ये उस लड़की का तो नहीं है जो पिछले 2 दिनों से जाने अनजाने मुझसे टकरा रही है? सर, आइए न। आदि के इतना कहते ही करण ने अपनी मुट्ठी बंद की और गाड़ी की ओर बढ़ा। उसने अपना सीट बेल्ट बांधा और गाड़ी स्टार्ट की और पुलिस की गाड़ी के साथ चल दिया। आदि ने मुस्कुराते हुए करण से पूछा, सर, आप बाबा महाकाल के भक्त हैं, पर ये सब चीजें तो मैंने आपके
पास कभी नहीं देखी तो फिर ये रुद्राक्ष मेरा नहीं है, शायद ये उस लड़की का है जिससे आज सुबह में टकराया था, करण ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा। ये सुनकर आदि तुरंत बोला, ओह तो वो लड़की है आपका लक्की चार्म, जिसने पहले आपके सारे पेंडिंग काम करवा दिए और अब आपकी जिंदगी भी बचा ली। ये सुनते ही करण ने आदि को गुस्से में घूरा। आदि उसे गुस्से में देखकर चुपचाप बैठ गया। करण ने गुस्से में गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा, कुछ देर पहले मैंने तुमसे साफ लफ्जों में कहा था कि मैं किसी लक्की चार्म में बिलीव नहीं करता, और रही बात इस रुद्राक्ष की, तो ये जिस लड़की का है उसकी शक्ल भी मैं कभी देखना नहीं चाहता। इतना कहकर करण मधु के बारे में सोचते हुए गुस्से में गाड़ी ड्राइव करने लगा। आदि ने करण की ओर हैरानी से देखते हुए मन ही मन कहा, करण सर के मुंह से किसी लड़की का जिक्र पहली बार सुना है, पर ये लड़की जो कोई भी हो, इसकी वजह से आज करण सर की जिंदगी बच गई। भगवान उस लड़की को हमेशा खुश रखे। कुछ देर में करण पुलिस स्टेशन पहुंचा। इंस्पेक्टर ने बैठते हुए करण से कहा, बैठिए। करण और आदि दोनों ही इंस्पेक्टर के सामने वाली कुर्सी पर बैठे। आदि ने हवलदार को अपना स्टेटमेंट नोट करवाया। इंस्पेक्टर ने पूछा, आपको किसी पर शक है मिस्टर खुराना? करण ने कोई जवाब नहीं दिया, पर आदि ने इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर साहब, हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, फिर पता नहीं उन गुंडों ने करण सर पर हमला क्यों किया, गोली क्यों चलाई? रहेजा का आदमी है ये, करण ने रुद्राक्ष की ओर देखकर कहा। ये सुनकर आदि हैरानी से करण को देखने लगा। करण ने खड़े होकर कहा, जी हाँ, ये उस रहेजा का ही आदमी है। पी ने मुझ पर हमला करवाया है। उस गोली चलाने वाले आदमी ने खुद मुझे बताया है। उसका स्टेटमेंट लीजिए और उस रहेजा को अरेस्ट करिए। इंस्पेक्टर ने करण की ओर देखकर कहा, ठीक है, आप उनके खिलाफ कंप्लेन फाइल कर दीजिए। करण ने आदि की ओर देखा तो आदि तुरंत रहेजा के अगेंस्ट FIR लिखवाने लगा। इंस्पेक्टर भी उठकर चले गए, पर करण वहीं बैठकर उस रुद्राक्ष को देखने लगा। उसे बार बार मधु के साथ हुई उसकी सारी मुलाकातें याद आ रही थी। उसके कानों में मधु की कई बातें गूंज रही थी। तभी वहां बलदेव और रोहित आ गए। करण की नज़र जैसे ही उन पर पड़ी, उसने फिर से अपनी मुट्ठी बांध ली और उठकर बलदेव से पूछा, डैड आप यहाँ? बलदेव घबराते हुए आए और उन्होंने करण के गाल को छूकर पूछा, करण बेटा तुम ठीक हो? यस डैड, आई एम फाइन। कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस बांह पर हल्की सी खरोंच लगी है। ये सुनकर बलदेव ने परेशान होकर करण को गले लगा लिया और फिर से कहा, मैं तो घबरा ही गया था। जब आदि ने मुझे बताया कि उस गुंडे ने तुम पर गोली चलाई तो मेरी तो जान ही निकल गई थी। भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो। करण ने कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से में आदि को पूरा आदि ने सिर झुका लिया। रोहित ने करण के कचे पर हाथ रखकर पूछा, तू सच में ठीक है न? हाँ रोहित, मैं ठीक हूँ, करण ने रोहित की ओर देखकर कहा। तभी इंस्पेक्टर ने आकर करण से कहा, करण साहब अब आप घर जा सकते हैं। हमने मिस्टर सुमित रहेजा के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। हम उसे आज ही अरेस्ट कर लेंगे। इतना सुनते ही करण पुलिस स्टेशन से बाहर चला गया। बलदेव ने गुस्से में कहा, इंस्पेक्टर साहब छोड़िएगा मत उस रहेजा को, उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि उसने चलदेव खुराना के बेटे पर हमला करवाया। मैं अभी कमिश्नर साहब को फोन करता हूँ। इतना कहकर बलदेव कमिश्नर को कॉल करने लगे। करण बाहर अपनी गाड़ी के पास आया। उसने अपनी गाड़ी का डोर खोला और गाड़ी में बैठा। उसने गुस्से में अपनी गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से ड्राइव करते हुए वहां से चला गया। गाड़ी की आवाज सुनकर रोहित भागता हुआ बाहर आया, पर तब तक करण चला गया था। करण ने गाड़ी ड्राइव करते हुए गुस्से में अपना हाथ स्टीयरिंग पर दे गारा और ऊपर देखकर कहा, जिस इंसान को किसी के एहसानों तले दबना पसंद नहीं है, उस पर आपने किसी से एहसान करवा दिया, वो भी एक लड़की से। और भी लड़की भी कौन थी जिसका चेहरा भी मैं देखना नहीं चाहता। ये आपने अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। इतना कहकर करण ने गुस्से में गाड़ी और तेज की और कुछ देर ड्राइव करने के बाद वो अपने घर पहुंचा। उसके घर के लिविंग रूम में उसकी माँ और दादी माँ परेशान बैठी उसी के आने का इंतजार कर रही थी।
करण गुस्से में तेजी से आया और बिना किसी से कुछ कहे और बिना किसी की ओर देखे सीधे अपने कमरे में चला गया। करण, करण, शालिनी उसे पुकारती हुए उसके पीछे पीछे उसके कमरे में गई। सुधा भी उठकर उसके पीछे गई। करण ने गुस्से में आते ही अपना फोन बेड पर फेंका और फिर गुस्से में अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। शालिनी अंदर आई और करण के गाल को रखकर बोली, करण तू ठीक है बेटा, और ये चोट कैसे लगी? करण ने गुस्से में कहा, माँ प्लीज इस तरह रिएक्ट मत कीजिए, कुछ नहीं हुआ है, मुझे कुछ नहीं। इतना कहकर करण ने गुस्से में अपनी शर्ट उतारी और उसे जमीन पर रूम से बाहर आकर सीढ़ियों से होते हुए जिम की ओर चला गया। शालिनी सुधा की ओर देखने लगी। शालिनी ने परेशान होकर कहा, मैं डॉक्टर को फोन करती है। डॉक्टर को बुलाने का कोई फायदा नहीं है, आप अच्छे से जानती है बेटा कि वो ड्रेसिंग नहीं करवाएंगे। उन्हें कुछ वक्त अकेले रहने दो, अपने आप ठीक हो जाएंगे, सुधा ने कहा। शालिनी कुछ नहीं बोल सकी, बस करण को लेकर परेशान हो गई। इधर मधु बेड पर लेटी करवटें बदल रही थी। दो अभी भी उस बाबा की कही बातों को लेकर परेशान थी। जब उसे नींद नहीं आई तो वो उठकर बैठ गई। उसने खुद से कहा, मीरा के समझाने के बाद भी न जाने क्यों मुझे घबराहट हो रही है, क्यों मेरा दिल बार बार मुझसे कह रहा है कि उस बाबा की कही बातें सच होने वाली है। कहीं न कहीं कुछ तो होने वाला है, कुछ ऐसा जो शायद बहुत कुछ बदल देगा। है भगवान, प्लीज अगर कोई तूफान तेरी ओर बढ़ रहा है तो उसे मुझ तक पहुंचने से पहले रोक लीजिए, क्योंकि मेरे पास मीरा की दोस्ती और मेरे पापा के प्यार के अलावा वैसे भी कुछ नहीं है। अगर इन दोनों में से एक भी रिश्ता मैंने खो दिया तो मेरे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए प्लीज कुछ गलत मत होने दीजिएगा, प्लीज। इधर करण पंचिंग बैग पर बहुत जोर से मुक्के मार रहा था। उसके जहन से मधु जा ही नहीं रही थी, तभी सुधा वहां आ गई। उसे देखते ही करण ने पंचिंग बैग पकड़ लिया। उसकी पूरी बॉडी से पसीना बह रहा था। पसीने से भीगे उसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। सुधा ने टेबल पर रखा टॉवल उठाकर करण को दिया तो करण ने टॉवल लेकर अपना पसीना पींचना शुरू कर दिया। सुधा ने बहुत प्यार से करण से पूछा, क्या हुआ बेटा? करण ने कोई जवाब नहीं दिया तो सुधा ने करण के हाथ से टॉवल लिया और उसे बेड पर रखकर करण का चेहरा अपनी ओर किया और फिर से पूछा, क्या बात है बेटा, अपनी दादी माँ को नहीं बताएंगे? करण ने अपनी टेबल पर रखा रुद्राक्ष उठाया और सुधा के पास आकर बोला, दादी माँ, आज इसकी वजह से मेरी जान बच गई। शायद अगर महाकाल का ये आशीर्वाद मेरे पास नहीं होता तो वो गोली मेरे दिल को चीरते जाती हुए निकल। सुधा ने करण के माथे को चूमते हुए कहा, आप उन्हें इतना मानते जो है तो वो कैसे आपकी जान नहीं बचाते? कहते हैं न कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़ सके जो भक्त हो महाकाल का। करण ने रुद्राक्ष की ओर देखकर कहा, दादी माँ, शायद ये रुद्राक्ष उसी लड़की का है जो कल से मुझसे बार बार टकरा रही है। ये सुनकर सुधा कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई और फिर करण से बोली, करण अगर ये रुद्राक्ष आज आपकी जान बचा सकता है तो हो सकता है कि ये उस लड़की का भी रक्षा कवच हो। क्या पता इसके पास न होने से उस लड़की की जिंदगी में कोई मुश्किल आ जाए। अगर वो लड़की आपको कहीं मिल जाए तो आप उन्हें ये रुद्राक्ष जरूर लौटा दीजिए। क्या पता उसे ये वापस देने से आपका ये गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। ये सुनकर करण उस रुद्राक्ष को हाथ में लिए सोच में पड़ गया। वेलकम गाइस, हमारे चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें ताकि आगे की स्टोरी आप लोगों के बीच अपलोड कर सकूं।